मैं हूं पल्लवी त्यागी। अब देखिए बुलेट की रफ्तार से खबरें 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हमारे 24 रिपोर्टर लेकर तैयार हैं पिछले 24 घंटे की सारी बड़ी खबरें। आज सबसे बड़ी खबर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार संसद में बोलना। नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देते हुए अपना एजेंडा सामने रखा। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने एक बार फिर दिया विवादास्पद बयान। उन्होंने इस बार महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर विवादास्पद बयान दिया। और रिटायर्ड आर्मी चीफ और मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह नए सेना प्रमुख दलबीर सुहाग से जुड़े विवाद को लेकर अकेले पड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बनाया था, वैसे ही विकास को जन आंदोलन बनाना होगा। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना करके, और ये ऐसी व्यूहरचना नाथी को जिसको न अंग्रेज समझ पाए, न अंग्रेज के पास उसको लड़ने की ताकत बन पाई थी। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया था, और हम सबका कर्तव्य है कि हम महात्मा गांधी से कुछ सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके कदमों पर चलने का प्रयास करें। और इसलिए मैं कहता हूं, हमने विकास को भी जन आंदोलन बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार लोकसभा में भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाथ में हुनर हो, सर्टिफिकेट नहीं, स्किल्ड इंडिया से बदलेगी स्कैम इंडिया की तस्वीर। जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात करते हैं। मोदी का लोकसभा में पहला भाषण करीब 50 मिनट का रहा। बलात्कार की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को फटकार लगाई है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बंद होना चाहिए। तो मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें, हमें शोभा नहीं देता। यूपी समेत कई राज्यों में हाल ही के दिनों में बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं और इन पर तमाम दलों के नेता शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए अपने पहले भाषण में महाभारत और कौरव पांडवों का भी जिक्र किया। कल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की तुलना कौरव सेना से की थी। महाभारत काल पूरा हो चुका, न पांडव बचे हैं न कौरव बचे हैं, लेकिन जनमन में आज भी पांडव ही विजयी हो हमेशा हमेशा भाव रहा है। कभी पांडव पराजित हो, ये कभी जनमन का भाव नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो सामने कांग्रेस के नेता चुपचाप बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। एक साल में संसद को अपराध मुक्त करने का मोदी ने किया वादा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से होते हैं कई केस। अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में काले धन के मुद्दे पर कहा कि अब ये साफ हो जाना चाहिए कि विदेश में काला धन है भी या नहीं, और अगर है तो कितना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गिनाई यूपीए के खिलाफ गुस्से की 10 वजहें। कहा, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और मोदी से उम्मीदों ने दिलाई विराट जीत। सुषमा ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, किसानों में हाहाकार, बंद कारोबार, मंद व्यापार, युवा बेरोजगार, महिलाओं से दुराचार, संस्थाओं से दुर्व्यवहार, सैनिकों के साथ अत्याचार ने ही लोगों का यूपीए से मोह भंग कर दिया। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था, और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। लोकसभा में आज मोदी पर जमकर भड़के मुलायम। पूछा, बेरोजगारी कब दूर होगी और महंगाई कब होगी कम। मुलायम ने आरोप लगाया कि नई सरकार बनते ही बढ़ गई है महंगाई। मुलायम ने कहा कि जनता ने बहकावे में मोदी सरकार को वोट दिया है। अगर ये बहकावे में जनता ने बहुमत दे दिया है तो अब तो आपको इसमें खरा उतरना पड़ेगा। और कब तक महंगाई खत्म करोगे या कब तक महंगाई कम कर दोगे? कब तक लेंगे कश्मीर का हिस्सा, कब तक लेंगे चीन का है, चीन दबाए बैठा जमीन, और कब तक कश्मीर को एक कर दोगे पाकिस्तान से छीन करके?
और जब नवाज शरीफ आए हैं तो आपने जो बात की है की हो कि हमारा दे दो कश्मीर की नहीं, बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांगा है विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का इस्तीफा। पार्टी ने इसके लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को इसका आधार बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक सरकार ने इस हलफनामे में वाइस चीफ दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन का समर्थन किया है। अप्रैल 2012 में वीके सिंह ने सुहाग पर कमांड की विफलता और नियंत्रण न रख पाने का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। सरकार ने कहा है कि मिस्टर वीके सिंह का एक्शन प्री मेडिटेटेड था। आगे कहा है कि ये अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ था, प्री मेडिटेटेड यानी बायस्ड, और फिर आगे कहा है कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में भी जमकर हंगामा किया और वीके सिंह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के हमले का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया है करारा जवाब। वीके सिंह ने भावी सेना प्रमुख पर उठा दिए हैं सवाल। वीके सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है कि छाछ जो बोले सो बोले, वो छलनी क्या बोले जिसमें 1800 छेद। रक्षा मंत्रालय ने वही हलफनामा दिया है जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में यूपीए सरकार ने दिया था। इसमें नया क्या है? वीके सिंह ने पूछा है कि अगर कोई यूनिट मासूमों को मारने और डकैती डालने जैसे काम करती है और उनके प्रमुख उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने हलफनामे को लेकर रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि हलफनामा कब और किसने बनवाया था। All of us, not only the government but all of us must keep the army and its appointments out of this arena and stand by the appointment. The government, the present government also is fully defending that appointment. But as far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands by it. लादेन और हिटलर के साथ मोदी की तस्वीर केरल के एक मैगजीन में छापने पर हुआ बवाल। 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। केरल के एक सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रिंसिपल समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज कुजूर में है। कैंपस मैगजीन के एक पन्ने का शीर्षक नकारात्मक चेहरे हैं, जिस पर हिटलर, लिट्टे नेता प्रभाकरन, आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ मोदी का फोटो भी छपा हुआ है। मैगजीन के संपादक प्रवीण कुमार का कहना है कि गुजरात के दंगों की वजह से ही मोदी को 13 निगेटिव शख्सियतों में शुमार किया गया था। शिवसेना ने की है पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तुलना। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए कहा है कि शरद पवार हाफिज सईद की तरह बेतुके बयान देने लगे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पवार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल पवार ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन की वजह से अल्पसंख्यक समाज पर हमले बढ़े हैं। पुणे में मोहसिन शेख की हत्या और महाराष्ट्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की भी यह वजह है। पवार के इस बयान का जवाब शिवसेना ने उनकी तुलना हाफिज सईद से करके दिया है। रेप पर नेताओं की बेतुकी बयानबाजियों का दौर थमता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि घर घर में पुलिस वाले तैनात करने पर भी महिला अपराध थम नहीं सकते। पाटिल ने कहा कि रेप जैसी घटनाएं लोगों में नैतिक मूल्यों के हनन का नतीजा है। पाटिल ने यह बयान महाराष्ट्र विधान परिषद में दिया। हालांकि बाद में पाटिल ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये स्टेटमेंट तोड़ फोड़ कर किया जा रहा है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने ना कभी किया था ना कभी करूंगा। यदि घर में या रिलेटिव्स रेप केस में होते हैं उसे पकड़ना और उसकी शिकायत आना हमेशा मुश्किल रहता है और उसकी शिकायत ठीक समय पर नहीं आती, ऐसा कहा था। इससे पहले भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रेप को लेकर बेतुके बयान दे चुके हैं। आप इस्तीफा दीजिए, सरकार छोड़िए, नई सरकार आने दो, हम आपको दिखाएंगे रेप कैसे रोकता है। बलात्कार के मुद्दे पर यूपी के डीजीपी का आया है शर्मनाक बयान। डीजीपी एल चटर्जी ने कहा रेप की घटनाएं रूटीन की तरह है। देखिए, कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है, ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। हाँ, ये हर क्या कहते हैं हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए पुलिस है, इसीलिए पूरी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। यूपी में पिछले 15 दिन में बलात्कार की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में यूपी के डीजीपी का उनका ये बयान उनकी संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े करता है। यूपी के बहराइच में बदायूं की तरह ही महिला का बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या करके शव को पेड़ में लटकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
बहराइच में इस गांव में सुबह सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव वालों ने एक शादीशुदा महिला के शव को पेड़ से लटकते देखा। आरोप है कि कुछ दबंगों ने गैंगरेप के बाद महिला की हत्या की। महिला के रिश्तेदारों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोग नशे में अक्सर महिला से छेड़छाड़ किया करते थे। विरोध करने पर पिछले दिनों उन्होंने देख लेने की धमकी भी दी थी। सुबह कहते हैं 7:30 सवा 7 के बीच में सूचना मिली कि एक महिला की लाश यहाँ पे अमरूद के पेड़ में लटकती हुई मिली है। तो इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई और ये कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार आगे कार्रवाई की जाएगी। महिला का शव पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में नाबालिग बहनों से गैंगरेप और हत्या को लेकर के बेहद सख्त हो गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट। स्त्री मुक्ति संगठन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं गैंगरेप केस की जांच की निगरानी खुद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने की फाइल भी तलब की गई है। यही नहीं, कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देते हुए यूपी सरकार से पिछले 6 हफ्तों में महिलाओं के साथ हुए अपराध का ब्यौरा भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक क्या थी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा विकास को जन आंदोलन बनाना होगा। सुहाग मामले में कांग्रेस ने राज्य मंत्री वीके सिंह का इस्तीफा मांगा और घर में पुलिस तैनात करके भी नहीं रोक सकते जुर्म, कहा आर पाटिल ने। बिजली संकट को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम से मिलने की तैयारी में हैं। उन्होंने इस बाबत पीएम को चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ आकर आपसे मिलना चाह रहा हूं। आपकी अति कृपा होगी यदि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें अपना 10 मिनट का समय दें। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी तो उनकी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मौका मिलते ही बिजली का मुद्दा संसद में उठा दिया। देश भर में बिजली क्षेत्र के कायाकल्प के लिए सरकार गुजरात मॉडल को फॉलो कर सकती है। ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आने वाले बजट में इस संबंध में एक योजना की घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत उन राज्यों को सब्सिडी दी जा सकती है जो सरकार के तयशुदा मॉडल पर काम करेंगे। सरकार का जो मॉडल है वो गुजरात मॉडल से मिलता जुलता होगा। गुजरात मॉडल की अगर बात करें तो गुजरात मॉडल में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक फीडर लाइंस जो हैं वो अलग अलग रखी जाती हैं। डीजल की खपत काफ़ी कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते जो सब्सिडी है डीजल पर और फॉरेन एक्सचेंज है वो दोनों ही कम हो जाएगा। इस तरीके से केंद्र सरकार आने वाले बजट में एक महत्वपूर्ण जो योजना है उसकी घोषणा कर सकती है, जिससे देश भर में बिजली क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस। आज दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने बिजली संकट को बना लिया है राजनीतिक मुद्दा। दिल्ली के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भजनपुरा इलाके में बीती रात गुस्साई भीड़ ने एक डीटीसी बस में तोड़फोड़ मचाने के बाद आग के हवाले कर दिया। सुल्तानपुरी माजरा इलाके में विधायक जय किशन अनशन पर बैठ गए हैं। पिछले साल पानी की कोई कमी नहीं थी, बिजली की कोई कमी नहीं थी। बिजली न आने से पानी भी नहीं आता। पानी तो जानबूझ के काटा गया हुआ मेरे एरिया का। जब तक पानी नहीं सुधरेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। केंद्रीय बिजली मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 हफ्ते में बिजली संकट से निजात मिल जाएगी। लेकिन तब तक सवाल ये उठता है कि जनता इस तपती गर्मी से बचने के लिए क्या करे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही कह रहे हों कि उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किसी कांग्रेसी नेता से बात नहीं की है, लेकिन खुद उन्हीं के विधायक मान रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कुछ कांग्रेसी विधायकों से बात की है और इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी दे दी है। कांग्रेस के लोगों ने मुझसे बात की है, मैंने उनसे बात की है। बीजेपी के लोगों ने क्या बात की? यही बात की है। वो भी चाहते हैं कि चुनाव ना हो। वो अपनी लीडरशिप से बात कर रहे हैं, मैं अपनी लीडरशिप से बात कर रहा हूँ। 70 में से 60 विधायकों का मत ये रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, हमें दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक बार दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना चुके हैं, लेकिन वो सरकार महज 49 दिन ही चल सकी थी। देश की राजधानी में बेखौफ हुए लुटेरे। बदमाशों ने दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार चांदनी चौक में जौहरी को मारी गोली। चांदनी चौक के दरीबा कलां के इसी गली में कल रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने कन्हैया लाल नाम के एक जौहरी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 9 बजे के करीब 3 बदमाश कन्हैया एंड सन्स ज्वेलर की दुकान में लूटपाट के लिए घुसे। इसी दौरान दुकान के मालिक कन्हैया लाल और उनके बेटे के साथ लुटेरों की हाथापाई हुई और लुटेरों ने कन्हैया लाल को गोली मार दी। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन फिलहाल उसे कोई सुराग नहीं मिला है।
30 नेवी अफसरों पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 19 लाख के एलटीसी घोटाले केस में 2 अफसरों की गिरफ्तारी भी हुई है। सीबीआई ने 30 नेवी अधिकारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने 19 लाख के एलटीसी क्लेम के घोटाले के मामले में छापा मारा था। इन अफसरों पर एलटीसी क्लेम के कई फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगे थे। छापे में इनके पास से कई एयरपोर्ट्स की सुरक्षा स्टैंप और ब्लैक बोर्डिंग के पास बरामद हुए हैं। सीबीआई ने इन्हें 20 जून तक रिमांड पर ले लिया है। ब्यास नदी में 24 छात्र बहने के बाद जागी हिमाचल सरकार। पानी छोड़ने से पहले बजाया जाएगा हुटर, बांध के आसपास लगाई जाएगी बाड़। हिमाचल सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन संवेदनशील जगहों पर खतरे के बोर्ड लगे हैं वहां पर और बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही ब्यास नदी के किनारों पर खतरनाक जगहों का सर्वे करवाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने बांध के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में बाड़ लगाने का निर्देश भी जारी किया है। 8 जून को हैदराबाद से पिकनिक मनाने आए 24 छात्र ब्यास नदी में डूब गए थे। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इंतजार है तो बस मानसून का। पिछले कई दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने आज महाराष्ट्र के सरहदी इलाके सतारा में दस्तक दी है। एक नजर मानसून की रफ्तार पर। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को इस वक्त करीब करीब पूरा महाराष्ट्र कवर करते हुए मुंबई तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सुस्त पड़े मानसून ने केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों से आगे बढ़ते हुए आज पूरे गोवा को क्रॉस कर महाराष्ट्र की सीमा को छू लिया है। पूर्व की ओर आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 93% मानसून यानी औसत से कम बारिश होने की संभावना है। आज से शुरू हो गई कैलाश मानसरोवर की यात्रा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ इस अंदाज में कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे का अभिनंदन कर उन्हें दिल्ली से रवाना किया। ये जत्था कल उत्तराखंड के कुमाऊं कैंप पहुंचेगा और इसके बाद ये कैलाश मानसरोवर के दुर्गम सफर पर निकलेगा। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने हर जत्थे में 60-60 लोगों को कैलाश मानसरोवर जाने की इजाज़त दी है। विदेश मंत्रालय चीन के साथ मिलकर हर साल इस यात्रा का आयोजन करता है और यात्रियों को आर्थिक मदद भी देता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ खुद देवादिदेव महादेव विराजते हैं। फुटबॉल के दीवानों का इंतजार खत्म होने वाला है। कल से शुरू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2014। ब्राजील के साओ पाउलो के इसी अरीना कोरिंथियन स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक कल रात 10:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप 2014 का उद्घाटन समारोह होगा। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख नामी हस्तियां, खिलाड़ी, फिल्मी सितारे, गायक और कलाकार हिस्सा लेंगे। अमेरिकन रैपर पिटबुल और गायिका क्लौदिया वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत वी आर वन पर थिरकते नजर आएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस बार 32 देश शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह के बाद विश्व कप का पहला मुकाबला मेजबान ब्राजील और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा।